हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायनियर इंग्लिश एकेडमी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड। इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर जो आपके लिए जाननी जरूरी है, बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक की चीजें हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज मस्ट है। क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है तब तक आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना कुछ भी नहीं अच्छे से कर सकते हैं। और कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं अक्सर कहता हूं कि आप कॉलेज में एज ए स्टूडेंट आप आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप अभी तक अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको इंग्लिश का बेस आपका वीक है, तो आप फ्यूचर में करियर नहीं बना पाएंगे। इसलिए इंग्लिश का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू की है इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड, इसमें हम यही सब चीजें पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर शुरुआत से लेकर के और हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो आपको हर क्लास का जो लाइव वीडियो है वो मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिलेगा। तो आपको इनको सबको अच्छे से देखना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं और बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड। स्टूडेंट्स, ग्रामर का मतलब क्या होता है? ग्रामर व्याकरण हिंदी में हम कहते हैं। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का एक तरह से एक साइंटिफिक स्टडी है। यानी किसी भी लैंग्वेज की हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसको हम ग्रामर कहते हैं। सेंटेंस से मिलकर के और पैराग्राफ बनता है, और सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम वर्ड कहते हैं। तो जो सबसे छोटी चीज है जिससे हम शुरुआत करते हैं उसका नाम है वर्ड, यानी शब्द। तो शब्दों से मिलकर के ही सारा एक लैंग्वेज, लिटरेचर जो भी है वो सब बनते हैं। तो लिटरेचर जो है वो भी वर्ड से ही मिलकर के बनता है, ग्रामर भी वर्ड से मिलकर के ही बनती है। तो ग्रामर, लिटरेचर, सारी चीजें वर्ड्स उसका बेस है। अब वर्ड्स क्या होते हैं और इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स की कैटेगरी की बात करते हैं। ग्रामर में अगर हम देखें तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनको सबको हम 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 8 कैटेगरी में हम इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 8 कैटेगरीज जो हैं ये कौन कौन सी हैं? चलिए अब मैं आप लोगों को इन 8 कैटेगरीज के बारे में बता देता हूं। ये जो 8 कैटेगरीज हैं इनमें सबसे पहले जो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नाउन। सबसे पहली कैटेगरी को हम कहते हैं नाउन। दूसरी कैटेगरी है प्रोनाउन। तीसरी कैटेगरी है वर्ब। चौथी एडवर्ब। पांचवी एडजेक्टिव। फिर आता है अपना प्रेपोजिशन। फिर अपना आता है कंजंक्शन और फिर अपना आता है इंटरजेक्शन। ये 8 कैटेगरीज हैं वर्ड्स की। इन 8 कैटेगरीज में ये जो 8 कैटेगरीज हैं, इन्हीं 8 कैटेगरीज में सारी इंग्लिश ग्रामर आ जाती है। यानी अगर हम ऐसे समझें कि ये एक अलमारी है और इसमें अलग अलग खाने बने हुए हैं, तो इन खानों में अलग अलग जो नाम हैं, इनके अंदर इनके जो वर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं। तो ये एक अलमारी है, इसी अलमारी में सारे के सारे जो दुनिया के शब्द हैं वो सारे रखे हुए हैं। अब इनमें सबसे पहले कैटेगरी आती है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन।
तो इन सबको अपने को एक एक करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है नाउन की कैटेगरी। नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं? अच्छा चलिए एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगराइजेशन है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? देखिए हर जो वर्ड है उसका और अलग यूज होता है। नाउन है वो नाउन का ही काम करेगा, वर्ब है वो वर्ब का काम करेगी। तो किसी सेंटेंस में जो वर्ड है कोई, वो क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन है, अगर वही वर्ड वर्ब का काम कर रहा है तो वो वर्ब है, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। यानी अकॉर्डिंग टू द वर्क a word does in a sentence we designate the category to that particular word। यानी जो फंक्शन उस वर्ड का है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं नाउन के बारे में। चलिए नाउन क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। नाउन क्या है? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। Words are divided into different kinds or classes according to their use, that is according to the work they do in a sentence। According to the work they do in a sentence। एक सेंटेंस में जो भी वर्ड है वो क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो क्लास है उसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया। चलिए तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं दे आर 8 इन नंबर। जो क्लासेस हैं वो मैंने आपको बताया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं नाउन के साथ। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी जो नाउन के जो काइंड्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले जो काइंड है नाउन की वो है कॉमन नाउन। A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, हम नाउन की टाइप्स की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन जो है वो जो हर व्यक्ति या वस्तु के लिए कॉमन होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल ले रहे हैं। मिस्टर अभय रस्तोगी हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ इन लर्निंग इंग्लिश। अभय रस्तोगी ने अंग्रेजी सीखने के लिए खुद का नामांकन करवाया है, यानी अभय रस्तोगी अंग्रेजी सीख रहे हैं। मिस्टर नीरज यादव हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर इंग्लिश। मिस्टर नीरज यादव ने भी अपने को अंग्रेजी सीखने के लिए एनरोल करवाया। अब आप एक बात बताइए, नीरज यादव और अभय रस्तोगी इनमें कॉमन क्या है? कि बोथ ऑफ देम आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। इनमें कॉमन क्या है?
दोनों अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं। तो इनमें जो कॉमन है वो है स्टूडेंट। कॉमन क्या है इनमें? स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टूडेंट हैं। तो अभय रस्तोगी, नीरज यादव। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो तो कॉमन नाउन है। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों हैं। स्टूडेंट किसी एक का नाम नहीं है, अभय का, नीरज यादव का, दोनों का हम नाम रख सकते हैं कि दोनों क्या है? स्टूडेंट हैं। तो ये दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। लेकिन अभय रस्तोगी और नीरज यादव ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अभय और नीरज ये दोनों अलग अलग नाम हैं एक एक आदमी के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और दोनों के लिए जो कॉमन यूज किया जाता है वर्ड, या बहुत सारे लोगों के लिए जो कॉमन यूज किया जाता है वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए अब हम जो अगली बात कर लेते हैं, एक रूल की बात कर लेते हैं अभी हम। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद a capital letter at the beginning। प्रॉपर नाउन किसी का भी हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी स्थान का हो, ये रूल जो बीच बीच में आ रहे हैं इनको आप नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। देखिए, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उदाहरण दिया है हमने, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है आप बता सकते हैं? हाँ, सही बताया आपने, बिहार में बी कैपिटल नहीं है, जबकि बिहार क्या है? एक स्थान का नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है। तो हम यहाँ पे ये सही है, करेक्ट क्या है? द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप अच्छे से आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। चलिए इस रूल को आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनको हम कई बार कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। अब वो कब होता है? वो एक विशेष परिस्थिति में होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, नीलेश इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास। नीलेश इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी से नहीं है कि नीलेश गांधी जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीलेश गांधी जी है। इसका मतलब ये है, the word here stands for the possessor of qualities that Gandhi is most known for truth and non-violence। गांधी जी में जो गुण थे, क्या क्या थे? सत्य बोलना, अहिंसा, ये गुण नीलेश में हैं। तो हम कह रहे हैं कि नीलेश जो है वो गांधी जी है। इसका मतलब नीलेश में गांधी जी के गुण हैं। नीलेश स्टैंड आउट अमंग हिज क्लासमेट बिकॉज़ ही प्रैक्टिसेस ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। नीलेश गांधी जी की तरह ही काम करता है क्योंकि वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करता है। तो यहाँ पे गांधी जी इज बीइंग यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। यहाँ गांधी जी को हमने प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं किया है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। करेक्ट क्या होगा इसका? नीलेश इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। यहाँ पे द लगेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं रहा, कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए ये रूल आपने समझा। कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया। कॉमन नाउन के अंदर दो तीन चीजें और होती हैं। कॉमन नाउन इंक्लूड कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन।
तीन चीजें ये कॉमन नाउन के अंदर ही शामिल की जाती हैं। आजकल मॉडर्न नाउन में, मॉडर्न जो नाउन के टाइप्स हैं उनमें मॉडर्न ग्रामर में दो ही प्रकार बताए जाते हैं नाउन के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन नाउन के तीन प्रकार हो गए, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं इनको हम समझेंगे। देखिए कलेक्टिव नाउन की बात हम करते हैं। A collective noun is the name of a group of persons or things. कलेक्टिव जैसा हमें वर्ड से पता लग रहा है, कलेक्ट करना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। तो कलेक्शन कई लोगों का, कई चीजों का एक ग्रुप होता है, उसका यदि कोई नाम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया आर्मी, सोल्जर्स सैनिकों का ग्रुप होता है ना, कमेटी लोगों का एक समूह होता है, क्राउड भीड़ बहुत सारे लोग होते हैं, फ्लीट दल, फ्लॉक झुंड पक्षियों का, हर्ड पशुओं का झुंड, ज्यूरी जो जजेस होते हैं उनकी ज्यूरी होती है, ग्रुप होता है, मॉब भीड़ को कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जैसे पक्षियों का भी होता है पार्लियामेंट जो झुंड होता है, और जैसे संसद है अपना वो भी बहुत सारे लोगों का समूह है, टीम। तो ऐसे ये जो वर्ड्स हैं, अब आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। मैंने आपको प्रॉपर नाउन का मतलब बताया कि जो किसी का नाम होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, जो सबके लिए समान होता है, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ठीक है ना, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये हो गए कॉमन नाउन। अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। तो जो एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी जिसमें वस्तुएं होती हैं और उसका एक नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि सर जो बताया वो हमें अच्छे से समझ में आया। अगली क्लास में आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं बताऊंगा। चलिए अब हम एक रूल की बात कर लेते हैं। A collective noun usually takes a singular verb and singular pronoun. जो भी रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। क्या लगता है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर यानी जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, और प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे, द ज्यूरी हैव गिवन देयर डिसीजन। ज्यूरी जजेस का, जैसे कोई निर्णय देना है तो जो कोर्ट है उसमें जजों का एक पैनल होता है, उसे हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी ने अपना निर्णय दे दिया है। अब ज्यूरी, हालांकि कई लोग हैं उसमें, लेकिन ज्यूरी में हम ज्यूरी को अलग अलग नहीं मान रहे हैं, ज्यूरी को हम एक ही मान रहे हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब जो हैव लगाई है हमने वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना। अब देखिए, the error being made here is that we think a jury consists of several, hence the plural verb has been used. We are talking about a whole which is one body. अब यहाँ पे ज्यूरी की जो हम बात कर रहे हैं ना वो एक वन बॉडी है, यानी बहुत सारे लोगों का एक ही समूह है जिसका एक नाम है ज्यूरी। तो इसलिए हम इसके साथ कौन सी जो वर्ब है उसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, न कि प्लूरल का। तो सेंटेंस सही कैसे होगा अपना, the jury has given its decision. The jury has given its decision. Have की जगह हमने क्या लगाया है यहाँ पे, have की जगह हमने क्या लगाया, has, और there की जगह हमने क्या लगाया, its। तो यहाँ पे जो प्लूरल है वो यूज नहीं होगा, वर्ब और जो नाउन है वो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज होगा। ये आपको याद रखना है। क्या रूल है, एक बार दोहरा लीजिए। अगर हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, जैसे एक लोगों का ग्रुप, कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स जिसके लिए एक ही नाम होता है, जिसका उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए, उसके साथ हम नाउन प्रोनाउन और वर्ब जो है वो एक वचन यानी सिंगुलर ही यूज करेंगे।
क्लियर? चलिए, अब अंग्रेजी में भाषा में क्या होता है, देखिए हर चीज का अपवाद हमें मिल जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद हमें मिल जाता है ना। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ये हम कहते हैं अपवाद, इसे हम क्या कहते हैं, अपवाद यानी एक्सेप्शन। तो इस नियम का भी अपवाद है, क्या है, पढ़ते हैं ये। However, there are cases when the members of the group do not behave as a whole but take different directions. अब मान लीजिए एक ही ग्रुप है और उन लोगों ने निर्णय तो दे दिया, लेकिन वो एक बात नहीं कह रहे हैं, सारे अलग अलग बात कह रहे हैं। अपनी डफली अपना राग, सारे अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। कोई कह रहा है मैं ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है। तो अलग अलग लोग हो गए, अलग अलग बात कह रहे हैं। तो वहां पे एक वचन के, वहां पे वो लोग सारे एक मत नहीं हुए ना, तो वहां पे हम उस केस में क्या करेंगे, एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए प्लूरल वर्ब। जब ऐसी स्थिति होती है कि सारे मेंबर एक ही बात नहीं कर रहे हैं, मिलकर के अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब लेगा। अब देखिए एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको ये चीज। The jury was divided in its opinion, ग्रामर के हिसाब से सही है। आप कहोगे सर आपने भी ऐसे ही बताया था, जूरी के साथ सिंगुलर लगा दिया और प्रोनाउन भी हमने क्या लगा दिया, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे जूरी डिवाइडेड है, क्यों? क्योंकि पढ़िए आप, इट इज क्लियर दैट द मेंबर्स ऑफ द जूरी आर नॉट यूनानिमस। जो मेंबर है जूरी के वो एक मत नहीं है, डिवाइडेड है, उनका ओपिनियन क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे एक की बात नहीं कर रहे हैं, जूरी एक मिल की बात काम नहीं कर रही है, अलग अलग काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्या होगा। कोई ये सोच रहा है मिस्टर ए इज इनोसेंट, कोई ये सोच रहा है ए हैज कमिटेड द मर्डर, जैसे किसी पे मर्डर का केस चल रहा है। एक न्यायाधीश, एक जज कह रहा है कि ए ने मर्डर किया है, दूसरा जज कह रहा है कि ए इनोसेंट है, निर्दोष है, तीसरा सोच रहा है कि मिस्टर ए जो है वो सिर्फ उसमें सहयोगी था, मर्डर उसने नहीं किया, उसने सिर्फ साथ दिया है मर्डर करने वाले का। अब देख लो, आप खुद देखो कि तीनों के ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड है। तो इसलिए हम यहाँ पे हम करेक्ट जो सेंटेंस है वो हम क्या लिखेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। वर, देयर, वॉज नहीं लगेगा, इट्स नहीं लगेगा, ठीक है, वर लगेगा, देयर लगेगा। देखिए नियम और उसका अपवाद, रूल एंड इट्स एक्सेप्शन। हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास में? आप लोग क्लास को एंजॉय भी करेंगे, साथ में साथ साथ नोट मेकिंग भी करते रहेंगे, अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए अब हमने पढ़ लिए, देखिए प्रॉपर नाउन पढ़ा हमने, कॉमन नाउन पढ़ा हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा। अब हम अगले नाउन की बात करते हैं जो कि है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाउन का टाइप। आप जितने प्रकार के नाउन पढ़ते हैं उनमें सबसे मुश्किल या सबसे कोई समझने में आपको जो दिक्कत आएगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगी। चलिए अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट considered apart from the object to which it belongs। एक क्वालिटी, किसी चीज की कोई विशेषता। एब्स्ट्रैक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? देखिए मैं आपको इसे समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जिसका आकार होता है, ठीक है ना, साकार, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जिसका आकार नहीं होता है।
कोई चीज, अब आप सोचिए, कोई चीज दुनिया में ऐसी है जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई अमूर्त है, जो जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कौन सी चीज है वो? अब मैं आपको देखिए बड़ी सरल तरीके से बात बताता हूँ। जैसे हम ये कहते हैं कि मिस्टर रवि ईमानदार है, अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? मिस्टर रवि इज ऑनेस्ट, ऐसे ही कहेंगे। अब ईमानदार है, ये तो एक आदमी के बारे में हमने उसका गुण बताया है, ऑनेस्ट, रवि ऑनेस्ट है। तो किसी की विशेषता हम बताते हैं ना, वो ऑनेस्ट जो है वो उसकी विशेषता है। अंग्रेजी में हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण हिंदी में, अंग्रेजी में एडजेक्टिव। अब मान लीजिए ऑनेस्ट तो है, लेकिन मैं एक वर्ड लिखता हूं ऑनेस्टी। ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। ईमानदारी क्या है? दुर्लभ है। ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। अब मैंने अंग्रेजी में कह दिया ऑनेस्टी इज रेयर टू सी। ऑनेस्टी इज रेयर, ईमानदारी दुर्लभ है। अब ईमानदारी क्या है भाई? ईमानदारी, कहीं पे अपन ईमानदारी को देख सकते हैं क्या? आप कहो कि वो देखो वो वहां से ईमानदारी आ रही है, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। हम कहें कि मेरे पास 5 किलो ईमानदारी है। 5 किलो ईमानदारी का कोई माप होता है कि इतने किलो ईमानदारी को हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मेरे अंदर ईमानदारी है, ठीक है। तो ऐसे जो भाव हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे जो हमारे भाव हैं जिनको हम न तो देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स अब आप लोगों को मैं थोड़े से बता देता हूं। देखिए, जैसे स्ट्रेंथ, ताकत, खली में बहुत ताकत है। खली हैज मच स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ताकत। अब ताकत है, आप कहोगे ताकत कहां पर है भाई? खली में ताकत है, कहां पर है? खली की अंगुली में है, हाथ में है, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है ताकत? ताकत एक भाव है, हम उसका नाम दे देते हैं कि ताकत। तो स्ट्रेंथ ये एक भाव है, एक भाव दशा है, महसूस कर सकते हैं हम। वैसे ही देखिए इनोसेंस, नादानी, निर्दोषता। अब हम कहते हैं कि वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत सरल है, बहुत बच्चे जैसा है, बिल्कुल भोला है। अब इनोसेंस का कहाँ है? इनोसेंस कहीं पर अपन कह सकते हैं बच्चे में इनोसेंस है, लेकिन कहाँ है? कहीं छू सकते हैं क्या हम इनोसेंस को? वैसे ही ग्लटनी, भुक्खड़पन। वैसे ही लव, प्रेम। प्रेम तो बहुत ही कॉमन एक एस्पेक्ट है। सब जने कहते हैं आई लव यू, कोई कहते हैं आई लव हिम, कोई कहते हैं आई लव हर। अलग अलग लव, हर जगह लव की बात चल रही है, बात होती है, लेकिन लव कहाँ है? कहीं पर हम कह सकते हैं क्या कि ये देखो उस दुनिया में, उस जगह पे बहुत प्रेम है। चलिए हम कहते हैं कि उस दुनिया में, उस जगह पे, उस शहर में लोगों में बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम कहाँ है? अगर हम उस शहर में जाके कहीं ढूंढे कि प्रेम कहाँ है, तो कोई बता सकता है कि उस सड़क पे वहां पे प्रेम मिलता है? नहीं बता सकते ना। प्रेम कोई देखने की, छूने की चीज नहीं है, एक भाव है। वैसे ही फियर, डर हो गया अपना, ठीक है। बर्थ, जन्म हो गया, ठीक है। इनर्शिया यानी आपको कई नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। मैं कहूंगा आप इन वर्ड्स को भी नोटबुक में नोट करते रहिए। इनर्शिया यानी बोर्डम, किसी चीज में हम बिल्कुल और रस नहीं लेते हैं। अब आप इसको रस से ही याद कर लीजिए, इनर्शिया, जिसमें हम रस नहीं लेते, बोर होते हैं, उस चीज में हमारी कोई रुचि नहीं है, इनर्शिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मैंने आपको बताया। भाववाचक संज्ञा होती है, भावों
को जिनको हम न देख सकते हैं न में छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हाँ यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं। चलिए आपको वो तरीके बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बनाते कैसे, कैसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे एट्रोसियस, मीनिंग भी लिखा हुआ है साथ में, विकेट यानी कोई आतताई, दुख देने वाला, दुष्ट आदमी, एट्रोसियस। बेलिगरेंट, एंगेज्ड इन फाइटिंग, झगड़ालू, बेलिगरेंट। चेस्ट, प्योर, शुद्ध, गुणवान। डीजेनरेट, जिसमें डीजेनरेट होना यानी किसी चीज का क्षरण होना, समाप्त होना, धीरे धीरे नष्ट होना। एग्जेम्प्ट, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं हो, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो। फ्रेग्रेंट, खुशबूदार। ग्लम, डिजेक्टेड, उदास। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हमने पढ़े। ये एडजेक्टिव से हमने बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं हमने एडजेक्टिव से। ठीक है, हेरिडिटेबल, हेरिडिटेबल, हेरिडिटेबल दैट कैन बी इनहेरिटेड, जिसको हम इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस होता है ना, जैसे किसी से जो हमें इनहेरिटेंस में मिलता है, यानी पुश्तैनी संपत्ति, धन दौलत जो हमें इनहेरिटेंस में मिलता है, जो जायदाद संपत्ति मिलती है, तो हेरिडिटेबल का मतलब हो गया जिसे हम इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे इमिटेट, नकल करना। एट्रोसिटी, बेलिगरेंस, चैस्टिटी, पहले आए हुए वर्ड, चैस्टिटी यानी पवित्रता। डीजनरेशन, एग्जेम्पशन, ये वही वर्ड्स हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। चलिए और देखते हैं अपन। अटर, अटर यानी, अटर का मतलब क्या है, एक्सप्रेस, यानी किसी चीज को व्यक्त करना। ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना। प्लेजर, अटरेंस, अटरेंस यानी बोलना। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे क्वीन है, तो क्वीन से हमने क्या बनाया, क्वीनशिप, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, रिपब्लिकनिज्म। स्कॉलरशिप, टॉमफुल, टॉमफुल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली फुलिश, जिसे हम कहते हैं ना कि निपट मूर्ख, एकदम बेवकूफ, गधा, उसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉमफुल। टॉमफुल से हमने बनाया टॉमफुलरी, बेवकूफपना, मूर्खता। रिपब्लिकन, स्कॉलर, लर्नेड पर्सन। स्कॉलर है तो फिर जैसे वैग्रेंट, अब वैग्रेंट क्या होता है, वैग्रेंट, वैग्रेंट आवारा, वैग्रेंट का हिंदी में मतलब क्या है, आवारा, तो इससे वैग्रेंसी बनता है, आवारापन। वुमन, ठीक है। जेलट यानी फैनेटिक, जो अति उत्साही होता है, जेलट, जेलट यानी अति उत्साही, जेलेटरी बनता है इससे, इससे क्या बनता है, जेलेटरी बनता है। ठीक है, तो ये यहां तक हमने जो नाउन पढ़े वो हमने पढ़ा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। ये चारों आपको समझ में आ गए। अब अगले नाउन की हम बात करते हैं, मटेरियल नाउन। देखिए, a material noun is the name of a material। मटेरियल नाउन, नाम से ही पता लग रहा है हमें, जो किसी मटेरियल से बनता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं।
अब इसके कुछ रूल्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ए मटेरियल नाउन डज नॉट टेक एन आर्टिकल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप याद रख लीजिए। इस रूल को आप जितना याद करेंगे उतना ही इन रूल्स में आपको फायदा होता रहेगा। ए मटेरियल नाउन डज नॉट टेक एन आर्टिकल ए एंड दी बिफोर इट। मटेरियल नाउन से पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, ए एंड दी का यूज नहीं करते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए आप, द कॉटन इज अ कैश क्रॉप, द कॉटन इज अ कैश क्रॉप, कॉटन एक कैश क्रॉप है, ठीक है ना। क्रॉप किसे कहते हैं, फसल को। तो कॉटन यानी जो कॉटन कपास को कहते हैं, तो कपास के बारे में हमने लिखा द कॉटन इज अ कैश क्रॉप। अब कई बार क्या होता है कि हमने इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं, द एलिफेंट इज एन एनिमल, तो वैसे हम कह देते हैं द कॉटन इज अ कैश क्रॉप। तो अब द एलिफेंट वैसे द कॉटन हमने कह दिया, लेकिन यहां पे क्योंकि कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन है, कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन है, तो इसलिए हम इसके पहले दी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कॉटन मटेरियल नाउन है तो हम क्या लिखेंगे, कॉटन इज ए कैश क्रॉप। ये सही है, ये गलत है। ये बहुत अच्छी बात है ना। देखिए मटेरियल नाउन चाहे कोई भी हो, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, गैस है, जो भी है, उससे पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब हम यहां तक हमने नाउन के बारे में जो जो चीजें सीखी उनका हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। नाउन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए नाउन के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के होते हैं नाउन। हमने नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ी, नाउन की परिभाषा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। फिर हमने नाउन के टाइप्स के बारे में जाना। देखिए टाइप्स में हमने बात की, जो नाउन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, सीता इज लर्निंग इंग्लिश, गीता इज लर्निंग इंग्लिश। सीता अंग्रेजी सीख रही है, गीता अंग्रेजी सीख रही है। सीता और गीता दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, दोनों स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सीता और गीता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कॉमन नाउन। चलिए तीसरा कौन सा पढ़ा बताइए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में एक रूल हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन में हमेशा जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फिर हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो लोगों के या वस्तुओं के समूह का बारे में बताता है और उसका एक नाम होता है। ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स विद वन नेम, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कुछ एग्जांपल आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल क्या क्या है जल्दी बताइए, आर्मी, मॉब, क्राउड, ठीक है, इस तरह से कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद पांचवा हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसको न हम देख सकते हैं, न हम छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनता है, वो भी हमने देखा, एडजेक्टिव से बनता है ना, वर्ब से बनता है, नाउन से बनता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताए थे, ऑनेस्टी है, ठीक है, लव है, हेट है, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
और लास्ट हमने क्या पढ़ा, मटेरियल नाउन। जो किसी मटेरियल से बना है वो क्या है, मटेरियल नाउन है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे और आप लोगों को मैं बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा, कुछ रूल्स की भी बातें करेंगे। एक एक करके छोटी छोटी चीजों के साथ मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता रहूंगा और हम सीखते चले जाएंगे। ग्रामर आप लोगों को पूरी तरह से सिखाने का मैं वादा करता हूं और पूरी क्लासेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिक चीजें जो बच्चों को सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, जो आप स्कूल में, कॉलेज में चाहे आप पढ़ते हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें आनी जरूर चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।